वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन चैनल फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आपके साथ मैं वही स्टोरी जो कि मैंने लगभग 2 महीने पहले शेयर की थी, उसको मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ। स्टोरी का नाम है टू हार्ट एंड वन मेडनेस। आप आई नो आपको कंप्लेंट्स है क्योंकि मैं अपनी स्टोरीज कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं काम में बहुत ज़्यादा ही उलझ गई थी। मेरे पास टाइम नहीं था, ऊपर से मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब जब मैं वापस आ चुकी हूँ तो मैं अपने पुरानी वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि 2 स्टोरीज मेरे भी अधूरी है। उन दोनों के ही लास्ट पार्ट्स आने भी बाकी है, या फिर कहूँ 3 स्टोरीज़ हैं। मैं आपके साथ उनको ज़रूर शेयर करूँगी एंड कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ 2 वीडियो डाल सकूँ हर स्टोरी के, जो कि मेरे एक नई स्टोरी साथ लेकर चलूँगी और एक जो पुरानी स्टोरी है, ताकि जिन लोगों को पुरानी स्टोरीज नहीं सुननी है वो उस नई स्टोरी को सुन सकें। तो आइए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे स्टोरी मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप कि आपको स्टोरी याद होगी, और नहीं हो तो मैं आपको थोड़ी सी समझा देती हूँ कि इस स्टोरी में विंग जो है वो एक बिजनेसमैन है। अब बहुत कोल्ड है, वो किसी भी उसे लगता है कि ओमेगास बस उसे शेड्यूस करने के लिए उसके पास आती है, फिर उसके पैसे को देकर उसके पास आती है, इसलिए उसे ओमेगास कुछ ज़्यादा पसंद है नहीं। रही बात वांग जी की, तो वांग जी एक सिंपल सा ओमेगा है और वो उसके पेरेंट्स नहीं है, वो अपने बड़े भाई और अपने अंकल के साथ रहता है। वो एक शेफ़ बनना चाहता है, उसका खुद का एक कैफ़े है जिसमें वो केक्स स्वीट्स बेक करता है एंड वो इस प्रोफेशन में बहुत खुश है। उसे यही करना था, उसे अपनी शॉप बनानी थी ताकि वो लोगों में लोगों में मिठास बांट सके। लेकिन एक रात विंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है, तो उसे एक नज़र में वांग जी पसंद था, लेकिन विंग ने कुछ नहीं किया था। लेकिन फिर विचांगसी की नज़र वांग जी पर पड़ी एंड उस लेंचरेन ने वांग जी की शादी, ऐसे कहे तो फोर्स मैरिज थी कि ज़बरदस्ती लेंचरेन ने वांग जी की शादी करवा दी थी। वांग जी को नहीं पता था कि उसका अल्फ़ा कौन है, उसने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी, क्योंकि उसे बिजनेस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे विंग के बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उसके बाद जब शादी हुई तो विंग जब वांग जी के सामने आया तो वांग जी थोड़ा शौक था, क्योंकि विंग वही अल्फ़ा था जिसने उस रात उसकी मदद करने की कोशिश की थी। तो वांग जी को विंग थोड़ा पसंद था। और उसके बाद उनकी शादी जो कि पेपर्स पर हो चुकी थी, उन दोनों ने अपने टाइम स्पेंड किया। उसके बाद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था और विंग ने वांग जी को मार्क कर दिया था। लास्ट पार्ट हमने एंड किया था जहाँ हमारे शानवन की एक रोमांटिक सी नाइट के साथ। तब आइए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हुई तो वांग जी को अपना शरीर बहुत ही सोर फील हो रहा था। वो अपनी बॉडी के किसी भी बॉडी पार्ट को हिला ही नहीं पा रहा था। जब विंग ने उसे इस हालत में देखा तो उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। विंग ने वांग जी को कपड़े पहनने में मदद की और वो अपने कपड़े पहनकर जिम चला गया। माँ, विंग ने कहा। चांग सेरन ट्रेडमिल में थी। हाँ, चांग सेरन ने जवाब दिया। वांग जी को बहुत तेज बुखार है, विंग ने कहा। चांग सेरन ने ट्रेडमिल रोककर नीचे आए और उसने विंग उसे अपने कमरे के अंदर ले गया। वांग जी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था, उसका सिर घूम रहा था और उसका जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा हॉट उसे फील हो रही थी। चांग सेरन ने वांग जी की गर्दन पर अल्फा का निशान देखा। विंग, क्या तुमने वांग जी को मार्क कर लिया है? कांगसी सेरन ने पूछा। विंग को शाय फील होता है और अपना सिर लेता है। कांगसी सेरन मुस्कुराई। कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसा होता है क्योंकि पहली बार उसे बुखार आएगा। ये 2 दिन तक रहेगा, क्योंकि तुमने उसे मार्क किया है तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो 2 दिन तक रहेगा ही। एंड ये प्रोसेस होती है बॉन्डिंग की, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और ओमेगा को बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है। उसे दर्द और तेज़ बुखार होता है। कांसीजन कहती है। विंग अपना सिर लाता है तो और वो अपने ओमेगा के पास जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर वी मेंशन आते हैं। वह एक बीटा थे। वो लेनवांग जी की चेक करता है ऊपर से, वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है। जैसे ही डॉक्टर ऐसा करता है, विंग का जो खून है वो पूरे शरीर में तेज़ी से दौड़ने लगता है और वो धीरे धीरे ग्रोल करने लगता है। वो अपने फेरामोन्स को फैलाने लगता है, जैसे कि वो बता रहा हो कि वांग जी पर सिर्फ उसका हक है। ये देखकर डॉक्टर सुमित डर जाता है। मैंने मेडिसिन लिख दी है, डॉक्टर ने कहा। विंग डॉक्टर के पास आता है और उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह डॉक्टर के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। डॉक्टर दर्द से चीख उठता है। विंग,
उसे छोड़ दो, चांगसी सेरन ने कहा। विंग डॉक्टर के हाथ को छोड़ता है। विंग गुस्से में कहता है, मेरे ओमेगा को फिर कभी मत छूना, वरना तुम अपना हाथ नहीं ढूंढ पाओगे, तुम इसे हमेशा के लिए खो दोगे। विंग ने अपनी सच में बहुत बुरी तरह से ग्रोल करते हुए कहा। डॉक्टर अपने खुद को बचाने के कारण बस कमरे से बाहर चला जाता है। और उस समय उसे उसकी जान उसके ज़्यादा कीमती थी, क्योंकि वो विंग को जानता है और उसका खुद का भी परिवार है। वो ऐसे ही किसी का ओमेगा हाथ पकड़ने के लिए ही तो मरना नहीं चाहेगा। चांगसी सेरन विंग के गुस्से को संभालती है। विंग लेन वांगजी के साथ बैठता है और उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाता है। वांगजी को पता ही नहीं है कि उसके पास क्या हो रहा है। बुखार की वजह से वह अजीबोगरीब सपनों का जो सर्कल होता है उसमें फंसा हुआ है। वह सिर्फ विंग का टच फील कर पा रहा है। विंग वांगजी के पास लेट जाता है और अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। आधे घंटे बाद विंग ने अपनी आंखें खोली। उसने पलकें झपकाए और वांगजी की तरफ देखा। ब्यूटीफुल गागा नहीं, वांगजी गा, विंग ने खुशी से कहा। वांगजी, क्या तुम सो रहे हो? विंग ने फिर से पूछा। विंग ने वांगजी के हाथ को पकड़ लिया। उठो ना, मुझसे बात करो, विंग ने कहा। लेन वांगजी कोई जवाब नहीं देता। विंग लेन वांगजी के पास लेट जाता है। वो उसके पास जाता है और अपने सिर को उसके कंधे पर रख लेता है। वांगजी के फेरोमोन्स विंग के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। विभूषण ने उसे मार कर रखा था, इसीलिए विंग को वांगजी की जो स्मेल थी, जो खुशबू थी, उसके जो फेरोमोन्स थे वो पसंद थे। आधे घंटे बाद कांग्सी सेरन कमरे में आती है। उसके हाथ में एक सूप का बाउल था। मम्मा देखो ना, वांगजी सो रहा है, विंग ने कहा। कांग्सी सेरन ने अपनी जगह पर रुकी और विंग की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि विंग अब 5 ईयर्स ओल्ड बेबी बन चुका है। उसे फीवर है आशियान, उसे परेशान मत करो, कांग्सी सेरन ने कहा। फीवर? मैं पूरे टाइम उसके साथ रहूँगा और मैं उसका ख्याल भी रखूँगा। मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। माँ प्लीज़ मुझे उसके पास रहने दो ना, विंग ने कहा और अपने दोनों हाथों से उसने वांगजी के हाथ को पकड़ लिया। माँ बेटे दोनों ही जैसे कांग्सी सेरन ने विंग को देखा और वो सोचने लगी कि विंग की जो ओल्ड शेल्फ है, जो रियल विंग है वो, एंड जो लिटिल विंग है वो भी दोनों वांगजी का कितना ख्याल रखते हैं। वो बहुत खुश थी। उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। कांग्सी सेरन लेन वांगजी के पास आए और वो एक कुर्सी पर बैठ गई। वांगजी उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ, प्लीज़ इसे पी लो, कांग्सी सेरन ने कहा। वांगजी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी सूप पीने के बाद तुम्हें एनर्जी मिलेगी, उठो, कांग्सी सेरन ने कहा। वांगजी ने फिर से आंखें खोली। बुखार के कारण उसका सिर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। कांग्सी सेरन ने लेन वांगजी के हाथ को पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठाया। विंग ने वांगजी की पीठ पर के पीछे तकिया रख दिया। वांगजी का, मम्मा ने आपके लिए सूप बनाया है, विंग ने कहा। वांगजी ने विंग को अपनी नैरो आइज से देखा। उसने अपना सिर रगड़ा, क्योंकि उसे विभूषण अपनी लिटिल शेल्फ में पहुंच चुका है, उसका अंदाज़ा वांगजी को हो चुका था। कांग्सी सेरन लेन वांगजी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। लेन वांगजी सूप खत्म करता है। उसे यह भी पता है कि जो आदमी बीमार होता है तो उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर कांग्सी सेरन उसे मेडिसिन देती है और विंग ये सब कुछ देख रहा था। आशियान, वांगजी का ख्याल रखना और उसे परेशान बिल्कुल मत करना, ठीक है, कांग्सी सेरन ने कहा। ठीक है मम्मा, मैं चुपचाप यहाँ पर बैठा रहूँगा, विंग ने कहा। कांग्सी सेरन को अब गिल्ट हो रहा था। वो कमरे से बाहर चली जाती है। वांगजी बिस्तर पर लेट जाता है। विंग उसके बगल में लेटा हुआ था, अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था। वांगजी गा, आप बीमार कैसे हुए? विंग ने पूछा। आई डोंट नो, वांगजी ने जवाब दिया। विंग लेन वांगजी की गर्दन को स्मेल करने लगता है, स्निफ करने लगता है और उसे वो जो खुशबू आ रही थी, वो फ्रेगनेंस उसे बहुत पसंद आ रही थी। वांगजी की पलकें भारी हो रही थी। वह विंग की तरफ देखता है। तुम्हारी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, विंग ने कहा। वांगजी बस अपना सिर डालता है और धीरे धीरे वांगजी की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो फिर वांगजी सो जाता है। विंग भी अपनी आंखें बंद कर कर सोने की कोशिश करता है। शाम को विंग की नींद खुलती है तो वापस नॉर्मल हो चुका था। कांग्सी सेरन और लेन वांगजी को राहत मिलती है। 2 दिन बाद वांगजी पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसे अब बुखार नहीं था। जब उसकी गर्दन से अब मिक्स फेरोमोन्स निकल रहे थे तो उसे पता चलता है कि उसे ओमेगा मार्क किया गया है। वांगजी अब ठीक था, इसीलिए वो अपने काम के लिए तैयार हो जाता है। उसकी बेकरी उसका इंतज़ार कर रही थी। यह सोचकर ही वांगजी के फेस पर एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे अपना काम बहुत पसंद है। लंजा, काम पर मत जाओ ना प्लीज़, विंग कहता है और पीछे से वांगजी को हक कर लेता है।
यिंगार, मुझे बेकरी का काम पसंद है, यह मेरा पैशन है, प्लीज़ मुझे जाने दो, वांग जी ने कहा। विंग की जो पकड़ थी वो वांग जी के स्टमक पर और जो टाइट हो जाती है, वो अपने हाथ को वांग जी की शर्ट के अंदर ले जाता है और उसकी स्टमक को टच करने लगता है और वांग जी ने ड्रेसिंग टेबल के किनारे को टाइटली होल्ड कर लिया था। वांग जी के मुंह से एक मौन निकल जाता है। विंग अपनी उंगलियों से वांग जी की पैंट पर रखता है और उसे भी खोल देता है और वांग जी की जो पैंट थी वो सीधा ज़मीन पर जाकर गिर जाती है। यिंगार, सुबह है, तुम कर क्या रहे हो? लेकिन विंग बस ये कहता है कि ये सब करने के लिए कोई टाइम नहीं होता। वांग जी फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंग अपने काम में लग जाता है। जब विंग अपना काम खत्म करता है तो वांग जी बेचारा बिल्कुल किसी पेंगुइन की तरह चल रहा था। कुछ मिनट बाद वांग जी और विंग दोनों ही हॉल में आते हैं। वांग जी का फेस पूरी तरह से लाल था और विंग के तेज फेरोमोन्स उसके शरीर से निकल रहे थे। विंग को अपने आप पर जैसे प्राउड फील हो रहा था। कांगसी सेरन और वीचांगसी को लगा कि विंग लेनवांग जी के साथ कुछ किया है। ये हस्बैंड एंड वाइफ का मैटर होगा, इसलिए उन दोनों ने बीच में कुछ नहीं कहा। कपकेक के बेकरी शॉप में वांग जी अपने सबसे बड़ी रसोई में काम कर रहा था। सभी जो वर्कर्स थे वो भी अपना काम कर रहे थे। वांग जी को नीमिंगजू का फ़ोन आया। नीमिंगजू उनसे मिलना चाहता था, इसलिए आज वो वांग जी की बेकरी की दुकान पर ही आ रहा था। वांग जी नीमिंगजू का इंतजार कर रहा था। जब नीमिंगजू आया तो उसकी मुलाकात वांग जी से हुई और वो दोनों साथ बैठ जाते हैं। नीमिंगजू लिनवांग जी की शादी से बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसका ड्रीम टूट गया था। वह उससे शादी करना चाहता था और उससे बताना चाहता था कि और उसे अपना बनाना चाहता था। वह विदेश में था, वह फॉरेन गया हुआ था, वो अपना फ्यूचर संवार रहा था। वह एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है और खूब पैसा कमाता है। वो वांग जी को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन इस ओमेगा की शादी की खबर ने उसका दिल सच में तोड़ दिया था। वांग जी, क्या तुम अपनी शादी से खुश हो? नीमिंगजू ने पूछा। हाँ मिंगजूगा, विंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा। नीमिंगजू जो था वो वांग जी की गर्दन पर अल्फा का मार्क देखता है। उसे जलन हो रही थी। वह लिनवांग जी के शरीर से अल्फा फेरोमोन्स को भी महसूस कर सकता था। गगा, चलो मेरे साथ खाना खाने चलो प्लीज़, मैं तुम्हें परिवार के सभी लोगों से मिलवाऊंगा, वांग जी ने कहा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, नीमिंगजू ने जवाब दिया। शाम को 6 बजे हमारे साथ डिनर करने आना, वांग जी ने कहा। ठीक है, नीमिंगजू ने फिर से कहा। नीमिंगजू लिनवांग जी के पास आकर उसे गले लगा लेता है। लिनवांग जी को कुछ भी महसूस नहीं होता। यह उसके लिए उसके बड़े भाई की तरह ही था। जैसे उसका बड़ा भाई लेंशिटन उसे हक करता है, वैसा ही वांग जी को लगा कि नीमिंगजू भी वैसे हक कर रहा है, इसलिए वो चुप था। नीमिंगजू गले मतलब हक को ब्रेक करता है और वो खड़ा हो जाता है। मैं अब जा रहा हूँ, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा, नीमिंगजू ने कहा। वांग जी बस अपना सिर हिलाता है, फिर मिंगजू चला जाता है। वांग जी भी अपनी जगह पर लौटकर अपना काम करता है। आधे घंटे बाद विंग दुकान पर पहुंचता है। वो गुस्से में किचन में जाता है और वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी ने अपने हस्बैंड को यहाँ देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हुआ था। हस्बैंड, तुम यहाँ? वांग जी ने सरप्राइज होकर पूछा। मेरे साथ आओ, विंग ने कहा। विंग लेनवांग जी को टॉयलेट के अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वह उसे अपनी खतरनाक अल्फा आइज से देख रहा था। विंग के शरीर से जो वो जेलिसी वाले फेरोमोन्स थे वो वांग जी महसूस कर पा रहा था और ये फील होने के साथ ही वांग जी पूरी तरह से काँप उठा। हस्बैंड, सब ठीक तो है ना? वांग जी ने पूछा। वो थोड़ा सा डरा हुआ था। वह अल्फा कौन था जिसने तुम्हें गले लगाया था? विंग ने अपनी डबल वॉइस में पूछा। वांग जी को डाउट तो हो रहा था कि विंग को कैसे पता चला कि नीमिंगजू ने उसे गले लगाया था। वह मेरे मिंगजुगा है, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हें जले होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस मेरा गागा है। जैसे कि मेरे शिटन गा है मेरे लिए, वो भी बिल्कुल वैसे ही है। और अब तुम्हें पता चला कि और तुम्हें कैसे पता चला कि उसने मुझे गले लगाया है? वांग जी ने पूछा। विंग ने वांग जी कमर को कसकर पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया और 5 मिनट तक बिना उसे ब्रीदिंग का स्पेस दे वो उसे किस करता रहा। फिर उसे छोड़ देता है और वांग जी के होठों पर बाइटिंग के निशान थे। वांग जी की आंखें नम हो गई थी। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, वांग जी ने कहा और वो डर जाता है। विंग को एहसास हुआ कि उसका ओमेगा इनसिक्योर फील कर रहा है। विंग को एहसास होता है तो फिर वो उसे हक कर लेता है और वो अपने जो है वो रिलैक्सिंग फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है। प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो,
आई एम रियली सॉरी, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है बेबी, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, लेकिन मुझे दूसरों पर भरोसा नहीं है। कभी कभी लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से बुरे होते हैं। मुझे माफ़ करना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है लेकिन मैं किसी और पर भरोसा नहीं करता, विंग ने कहा। वांग जी विभूषण को दिलासा देने के लिए उसके बालों को सहलाने लगता है। विंग गले लगाना हक को ब्रेक करता है। उसके बाद वांग जी के हाथों को धीरे से पकड़ता है। दरअसल मैंने उसे आज डिनर के लिए इनविटेशन दिया है, शाम को वो घर आने वाला है, वांग जी ने कहा। ठीक है, तुम उसे इनवाइट कर सकते हो लंजा, लेकिन प्लीज़ तुम उसे अपने ज़्यादा क्लोज मत आने देना, क्योंकि जब वो तुम उसे गले लगा देते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए बस इतना कर सकते हो? मुझे इनसिक्योर महसूस होता है। मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन मुझे दूसरों पर भरोसा नहीं है, विंग ने कहा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया। विंग को बताने लगा, या फिर विंग की जो भी इनर टर्मोली थी वो उसको शांत करने लगा। क्या इस रेस्टोरेंट में कोई सीक्रेट सीसीटीवी कैमरा है? वांग जी ने पूछा। हाँ, ताकि मैं तुम पर नज़र रख सकूं। मैं 24/7 घंटे तुम्हें देखना चाहता हूँ। विंग ने अपना जो सच था वो गल दिया। वांग जी ने आह भरी। विंग बहुत अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। वो वांग जी के गाल पर एक किस करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। वांग जी मुस्कुराता है, वो अपने होठों को पहुँचता है जिसके कॉर्नर में ब्लड लगा हुआ था, और फिर वो अपने काम पर वापस लौट जाता है। शाओ मेंशन में शाम को सब घर लौट आते हैं। मिंगजू भी अपने कार में आता है। वांग जी उसे अंदर बुलाता है। विंग की नज़र बस मिंगजू पर गड़ी हुई थी, वह उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वांग ने निमिंगजू को अपने परिवार से मिलवाया। विंग ने उससे हाथ मिलाया। दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से घूर रहे थे। फिर लेन वांग जी और निमिंगजू कुछ देर तक बातें करते हैं, लेकिन इस बीच में वांग जी को अपनी अल्फा की नज़र अपने ऊपर फील हो रही थी। हस्बैंड, हमारे साथ आओ, वांग जी ने कहा। विंग मुस्कुराया और लेन वांग जी के पास बैठ गया और अपने ओमेगा के कमर में अपने हाथ को रख लेता है और उसके गाल पर किस करता है। वह अपने हाव भाव से बताना चाहता था कि लेन वांग जी सिर्फ उसका है, और लेन वांग जी को इससे शाय फील हो रहा था। निमिंग जो अपने दांत बींचता है लेकिन वो चुपचाप रहता है। इस बार उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि विंग को मुक्का मारना चाहता था, उसे पंच करना चाहता था, लेकिन वो चुप रहा। रात का जो डिनर था वो तैयार हो गया। सब लोग डाइनिंग एरिया में आ गए। विंग ने फिर से लेन वांग जी के पास बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से उसे खाना तक खिलाया। सबको एहसास हो रहा था कि विंग अपना हक जो है, अपना राइट वांग जी के ऊपर दिखा रहा है। अपना हस्बैंड होने का जो राइट है वो दिखाना चाह रहा है कि वांग जी सिर्फ उसका है। निमिंग जो फिर चुप हो जाता है। वो मेज के नीचे अपनी मुट्ठी भींच लेता है और अपने अल्फा फेरोमोन को कंट्रोल करता है। खाने के बाद निमिंग जी लेन वांग से मिलता है और वहाँ से चले जाता है। विंग आखिरकार राहत की सांस लेता है। वह वांग जी को गले लगाता है। विंग, ज़्यादा जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जेलस हो और तुम्हारे हाव भाव से पता चलता है, वांग जी ने कहा। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि वो तुम्हें किस तरह से देख रहा था? मुझे पता है कि उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, और मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, और मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, विंग ने कहा। विंग, वो बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह है, तो उनमें कुछ भी गलत नहीं है, वो बहुत प्योर हैं, वांग जी ने कहा। टाइम बताएगा, विंग ने कहा, और उसने जो उनके बीच में थोड़ी सी बहुत झगड़ा हो रहा था उसको बस खत्म कर दिया। विंग ने लेनवांग जी को अपने कंधे पर उठाकर अपने कमरे में ले गया। कांगसेन और विचांगसी की आंखें बड़ी हो गई। हस्बैंड, विंग स्टूपिड है, कांगसेन ने कहा। विचांगसी कहते हैं, उसे जो करना है करने दो, मुझे लगता है कि वांग जी उससे थोड़ा सा भी दुखी है। नेक्स्ट डे, अगले दिन वांग जी का फ़ोन बजता है। वो अभी भी बाथरूम में था। विंग जब नींद से जागता है तो नाम देखकर फ़ोन उठाता है। गुड मॉर्निंग वांग जी, क्या तुम मुझसे मेरे पेंट हाउस पर मिल सकते हो? मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज दूंगा, नीमिंगजू ने कहा। क्यों? विंग अपनी डेंजरस वॉइस में पूछता है। इसके बाद दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तुम चुप क्यों हो? विंग पूछता है। विभूषण, ओह गुड मॉर्निंग, दरअसल मैं तुम्हें भी इनवाइट करने वाला था। तुम दोनों मेरे पेंट हाउस पर आ सकते हो, मैं वहाँ एक पार्टी थ्रो कर रहा हूँ, निमिंगजू ने कहा। मैं प्रेमिका से बात करूँगा, विंग ने जवाब दिया। ठीक है, निमिंगजू ने जवाब दिया और कॉल को कट कर दिया। विंग ने लेनवांग जी के फ़ोन से निमिंग जी के नंबर को ब्लॉक कर दिया। उसने फ़ोन को एक तरफ रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेनवांग जी बाथरूम से अपने टॉवल पहनकर बाहर आता है, जो मुश्किल से ही उसके लोअर पार्ट को कवर कर रहा था। इन दिनों उसे विभूषण को छेड़ना बहुत पसंद था। जब देखता है कि उसका हस्बैंड सो रहा है तो उसका मूड स्पॉइल हो जाता है। वह एक आह भरता है और वांग जी ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल ठीक कर रहा था। वांग जी, क्या तुम रूम में हो? मैं तुम्हारे कमरे में हूँ, विंग ने कहा।
वांग जी की आंखें चौड़ी हो जाती है और पीछे घूमता है विंग बेड पर बैठा हुआ तो उसकी आंखें मल रहा था। वांग जी सहाय करता है। क्या उसका जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? वांग जी सोचता है। वांग जी बेड पर आता है और विंग के साथ बैठ जाता है। विंग मुस्कुराता है। क्या ये तुम्हारा कमरा है? क्या मैं तुम्हारे साथ सोया था? विंग ने पूछा। हाँ, ये मेरा रूम है और कल रात तुम मुझे गले लगाकर यहीं सोए थे, वांग जी ने कहा। विंग बेड से आता है और अपने टॉयज को खोजने लगता है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? वांग जी ने पूछा। मेरा पिकाचू वाला टॉय कहाँ है? विंग ने कहा। यह खेलने का टाइम नहीं है, तुम्हें बात नहीं लेना? वांग जी ने कहा। मुझे तो मम्मा ने बात दिलवाती है, विंग ने जवाब दिया। वांग जी विंग के पास आता है, उसके हाथ को पकड़कर उसे बाथरूम में ले जाता है। विंग बाथ टब पर खड़ा हो जाता है और लेन वांग जी उसे अनड्रेस करता है। क्या तुम मुझे नहलाने वाले हो? विंग ने पूछा। वांग जी ने जवाब दिया। वांग जी विंग को बात दिलवाता है। अचानक विंग पानी छिड़कता है और हंसता है। वांग जी के पूरे कपड़े भीग गए थे। विंग नहीं, वांग जी ने कहा। विंग पानी के बबल्स बनाता है और मुस्कुराता हुआ फिर से ढेर सारे बबल्स बनाकर वांग जी के ऊपर। वांग जी भी अब पूरी तरह से गिला हो रहा था क्योंकि विंग उसके ऊपर पानी छिटक रहा था। अब वांग जी अपने पति के इस बचकाने बिहेवियर को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो अपने पति के उस बचकानी जो पर्सनैलिटी थी, जो ये चाइल्डिश नेचर था, उसको भी नकार नहीं पा रहा था। वांग जी की मुस्कान गायब हो जाती है। उसका जो चेहरा है उस पर चिंता आ जाती है। चिंता तो होती है, ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। वांग जी की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वो अपनी शर्ट से अपने आंसुओं को पोंछता है। विंग का जो ध्यान था वो इस पर नहीं जाता, वो अपने ही वर्ल्ड में मग्न था। वांग जी फिर से विंग को तौलिया में लपेटकर कमरे में ले आता है, उसे कपड़े पहनने में उसकी मदद करता है। विंग चुपचाप बैठा रहता है। इस बीच वांग जी ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े बदल लेता है। वांग जी विंग को कमरे से बाहर ले आता है। विंग उछलकर दूसरे कमरे की ओर भागता है। अपने हस्बैंड का ये बिहेव देखकर लेन वांग जी का दिल फिर से बैठ जाता है। ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है? क्यों? वांग जी सोचता है। नम आंखों से वांग जी विंग के पीछे उसके कमरे में जाता है। विंग अपने प्लेन से खेल रहा था, वो इधर उधर भाग रहा था। वांग जी कमरे से बाहर आता है। वांग जी, मैं चाहता हूँ, मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम मेरे साथ खेलो, विंग ने कहा। वांग जी फिर से कमरे में आता है और वहीं रखे कृष्ण पर बैठ जाता है। विंग लेन वांग जी के पास आता है और खिलखिलाकर उसकी लेप में आकर बैठ जाता है। विंग, वांग ने चौंकते हुए कहा। वांग जी का, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बैठने दो, विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, पाउट करते हुए कहा। विंग ने लेन वांग जी के लेफ्ट जो चीक था उस पर अपने लेफ्ट एंड राइट चिक्स पर किस किया। उसके बाद उसने अपने सिर को वांग जी के शोल्डर पर रख लिया। वांग जी का, प्लीज़ मेरे साथ रहो, प्लीज़ कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, विंग ने कहा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया। विंग ने वांग जी गोद में बैठकर अपने टॉयज से खेल रहा था। वांग जी अपने ही थॉट्स में खोया हुआ था। क्या होगा जब दुनिया को विंग के इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में पता चलेगा? वांग जी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वांग जी फिर विंग को डाइनिंग एरिया में ले आता है। कांगसेरन और विचांग समझ जाते हैं कि विंग का जो चाइल्डिश नेचर है वो बाहर आ चुका है। वो दोनों ही चुप थे। वांग जी का, मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना प्लीज़, विंग ने कहा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया और वो विंग को खिलाने लगा। विंग ने वांग जी के चीक्स पर किस किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी वूशियान जो था वो वांग जी को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। हर वक्त वो उसके साथ खेल रहा था। विंग को वांग जी की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी। 2 घंटे तक उसने वांग जी को कहीं नहीं जाने दिया और उसकी तरफ बिल्कुल किसी ग्लू की तरफ से चिपका रहा। चांगसेरन उस प्ले रूम में आए। विंग, अब वांग जी को अपने काम पर जाना है, चांगसेरन ने कहा। नो मम्मा, वो मेरे साथ खेल रहा है, विंग ने कहा और उसने वांग जी को हक कर लिया जैसे वो अपने टेडी बियर को करता है। विंग, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो, उसे जाने दो, चांगसेरन ने कहा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? वूशियान ने पूछा। नो, नहीं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, वांग जी ने जवाब दिया। वांग जी ने चांगसेरन की तरफ देखा। कोई बात नहीं माँ, उसे मेरे साथ खेलने दीजिए, वांग जी ने कहा। चांगसेरन ने एक डीप ब्रीथ ली और अपना सिर हिलाया। वो रूम से चली गई। उसे अभी भी गिल्ट फील हो रहा था। शाम तक वूशियान वांग जी के साथ ही रहा। हमेशा वो बस उसी के साथ था, उसके हाथ को पकड़ रखा था, उसके साथ खेल रहा था एंड वांग जी को उसे अपने हाथों से खिलाना पड़ता था। शाम को फाइनली विंग थकने की वजह से वापस सो चुका था। अगले दिन विंग फिर से ठीक हो गया था। उसे सब कुछ याद था।
वो वांग जी को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर था, कि वो उस पर भरोसा करता था लेकिन वो दूसरों पर भरोसा नहीं करता था। आज वांग जी बेकरी शॉप पर आया, वो इग्नोर नहीं कर सकता था। वांग वूशियान जो है उसने खुद, वूशियान आया और उसने वांग जी को बेकरी शॉप पर छोड़ा। वांग जी अपना काम कर रहा था फुल डेडिकेशन के साथ एंड एक क्यूट सी स्माइल के साथ। तभी नीमिंगजू वहाँ पर आया और वो वांग जी से मिलने की डिमांड करने लगा। वांग जी और नीमिंगजू बाहर आए और चेयर पर बैठ गए। नीमिंगजू ने उसके हाथ को पकड़ लिया। कल तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? नीमिंगजू ने पूछा। मैं आपकी तरफ से मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, वांग जी ने जवाब दिया। लेकिन सुबह तो वूशियान ने कॉल उठाया था। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा था? मैं तुम दोनों को मेरे पेंट हाउस पर इनवाइट करना चाहता था, नीमिंगजू ने कहा। ओह, वो कल बीमार था इसीलिए मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। शायद मेरा पूरा फोकस उन पर ही था, इसीलिए उन्होंने शायद मुझे बताया नहीं होगा और इसीलिए मुझे आपका कोई कॉल नहीं मिला, वांग जी ने कहा। नीमिंगजू की जो आंखें थी वो डार्क हो गई। ठीक है, आज मैं तुम्हें और भूषण को अपने पेंट हाउस पर इनवाइट कर रहा हूँ। वहाँ पर एक पार्टी है और तुम दोनों ज़रूर आना। वैसे भी मुझे बहुत कम फ्री टाइम मिलता है, इसलिए तुम अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर आना, नीमिंगजू ने कहा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया। नीमिंगजू वांग जी का हाथ छोड़कर वहाँ से चला गया। अचानक वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगा और उसने उठाया। लंजा, वो वहाँ पर क्या कर रहा था और उसने तुम्हारा हाथ को पकड़ रखा था? विंग ने पूछा। विंग, उसने मुझे और तुम्हें बस अपने पेंट हाउस पर इन्वाइट किया है, वो वांग जी ने कहा। ओ, अब अपने 5 बार हैंड वॉश अपने हाथ साफ करना, विंग ने कहा। ठीक है, वांग जी ने कोई आर्ग्यू नहीं किया और इसे एक्सेप्ट कर लिया और फ़ोन कन्वर्सेशन वहीं पर एंड हो जाती है। वांग जी वॉशरूम जाता है और 5 बार अपने हाथ धोता है। वो एक वीडियो बनाता है और विंग को भेज देता है। दूसरी तरफ वीडियो देखने के बाद विजियान को राहत की सांस मिलती है। वो किसी भी अल्फा को अपनी ओमेगा को छूने तक नहीं दे सकता। पेंट हाउस में वूशियान और लेन वांग जी शाम को पेंट हाउस पहुँचते हैं। नीमिंगजू उनका स्वागत करता है और अन्य जो स्पेशल गेस्ट थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। नीमिंगजू लेन वांग जी से बात कर रहा था। वूशियान हर समय लेन वांग जी के हाथ को पकड़े हुए था। लेन वांग जी इस बात से थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था कि दोनों अल्फा एक दूसरे के प्रति इतना कोल्ड नेचर क्यों रख रहे हैं। वहीं व्यूशन वांग जी का हाथ पकड़कर चुपचाप खड़ा था। विंग ने लेन वांग जी को एक कुर्सी पर ले गया और उसे वहाँ पर बैठा दिया। वो भी उसके साथ वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद नीमिंगजू फिर से वहाँ आया और उनके साथ बैठ गया। विंग को फिर से चिढ़ हुई। वो अपने अल्फा फेरामोन्स को छोड़ देता है, अपने सुप्रीम अल्फा फेरामोन्स को। नीमिंगजू को अपने सुप्रीम जो वो अल्फा फेरामोन्स छोड़ रहा था उसके कारण घुटन हो रही थी, लेकिन वांग जी शांत बैठा था। और ये जो अल्फा फेरामोन्स थे वो वांग जी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि आपको आपके दूसरे गेस्ट बुला रहे हैं, वो जिया ने कहा, ताकि वो वांग जी के साथ कुछ प्राइवेट टाइम बिता सके। नीमिंगजू के अल्फा फेरामोन से इतना अल्फा फेरामोन्स जो विंग के थे वो इतना ज़्यादा हाई थे कि नीमिंगजू वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो दूसरे मेहमानों के पास चला जाता है। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा। वो तुमसे बात करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, विंग ने कहा। विंग, तुमने फिर से शुरू कर दिया। वो मेरे मिंजुगा है, उनके बारे में बुरा मत सोचो, वांग जी ने कहा और विंग के कंधे पर थप्पड़ मारा, स्लेप मारा। विंग लेन वांग जी को कोने वाली सीट पर ले गया और उसके साथ खाना खाने लगा। जब भी उसे लगता है कि नीमिंगजू उनकी तरफ आ रहा है तो वह अपने वही एल्फा फेरामोन्स रिलीज करने लगता। बाकी मेहमानों पर इनका कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो दूर बैठे थे। डिनर करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। विंग ने लेन वांग जी के हाथ को पकड़कर एक हाथ उसके कमर पर रखकर उसके साथ डांस कर रहा था। दोनों ही म्यूजिक की जो ले थी उसमें नाच रहे थे। तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, विंग ने कहा। वांग जी को शायद फील होता है और उसके कान लाल हो जाते हैं। विंग उसकी कमर पर पिंच करता है और नाचते हुए उसे घुमाता है। अब नीमिंगजू दूर से उन दोनों को देख रहा था। वह हर बार टेबल पर बैठा है और हाथ में वाइन का ग्लास लिया हुआ है। वह बारटेंडर की तरफ देखता है और उसे कुछ ऑर्डर देता है। बारटेंडर एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक तैयार करता है। डांस के बाद विंग और वांगजी थक जाते हैं, दोनों आराम करने लगते हैं। एक वेटर उनके पास एक ग्लास वाइन और दूसरा ग्लास सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आता है। वांगजी सॉफ्ट ड्रिंक के ग्लास लेता है और विंग वाइन लेता है। वांगजी उसे धीरे धीरे पी रहा था। विंग एक घूंट पीने के बाद रुक जाता है। वह इधर उधर देखता है और उसे लगता है उसने देखा कि नीमिंगजू उन्हें देख रहा था। वह चुपचाप अपना वाइन फेंक देता है और वो लेन वांगजी की ओर मुड़ता है और देखता है कि वांगजी ने अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल खत्म ही कर दी थी।
सभी मेहमान अपने घर जाने लगते हैं और वांग जी को अपनी पलकें भारी लगती है। वो अपनी आंखें बंद कर कर सिर मेज पर रख लेता है। लंजा, यहाँ सो मत, पूजियान ने कहा। वांग जी ने अपनी आंखें खोली। विंग, मैं सोना नहीं चाहता, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे घर नहीं जाना, मैं घर जा ही नहीं सकता, वांग जी ने जवाब दिया। नीमिंग जी उनके पास आता है। मुझे लगता है कि वांग जी थक गया है, आप दोनों आज रात यहीं क्यों नहीं रुक जाते, नीमिंग जी ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे किसी भी कीमत पर घर लेकर जाऊंगा, वीइंग ने कहा। वूशियान, रुको, उसके बारे में सोचो, नीमिंगजू ने कहा। मैं अपनी मेगा के बारे में ही सोच रहा हूँ, बस उससे दूर रहो। मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे लंजा के सामने भी मत आना, वरना मेरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, वीइंग ने गुस्से से कहा। बाउंसर्स, नीमिंगजू ने कहा और वो मुस्कुरा रहा था। 5 बाउंसर्स अंदर आते और वीइंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। ओह, मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था। तुम्हारा प्लान क्या है, मुझे बताओ, वूशियान ने नीमिंगजी से पूछा। हाँ, मैं वांग जी से प्यार करता हूँ। वह मेरा पहला प्यार है, मेरा जुनून है, और वो मेरा ही जुनून है। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उस बयां तक नहीं कर सकता। आज मैंने उसके सॉफ्ट ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी है और तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग वाइन भेजी है, लेकिन नीमिंगजू ने कहा। विंग कहता है, मुझे ये पहले से ही पता था, इसलिए मैंने एक घूंट पीने के बाद इसे फेंक दिया था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और फिर मैं वांग जी से शादी करूंगा, नीमिंगजू ने कहा। विंग मुस्कुराता है, उसकी आंखें अल्फा आइस में बदल जाती है। वह अपने सोते हुए मेगा को देखता है। वो अपना ब्लेजर उतारता है और लेन वांग जी को ढक देता है। विंग अपनी शर्ट्स की जो बाहें थी उनको ऊपर मोड़कर बाउंसर्स के सामने खड़ा हो जाता है। बाउंसर्स विंग पर हमला करते हैं। विंग उन पर हमला करता है और अपने अल्फा फेरोमोन्स रिलीज करता है, लेकिन वो सभी जो बाउंसर्स थे वो बीटा थे, इसलिए विंग के फेरोमोन्स का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये जो फाइट हो रही थी वो बिल्कुल किसी पागलपन में बदल रही थी। नीमिंगजू हंसता है और कुर्सी पर गिर जाता है। विंग बाउंसर से अकेला ही लड़ रहा था। उसने एक रोड पकड़ी और उन्हें पीटना शुरू किया। विंग अपनी जो फाइटिंग स्किल्स थी वो दिखा रहा था। वो किसी भी कीमत पर अपनी मेगा को नहीं खो सकता। उसे छोड़ने के बाद वह और भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा था और सभी बाउंसर्स को वो हरा देता है। गुड, तुम्हारे लिए आसान था, अब मुझसे लड़ो, नीमिंगजू ने कहा। विंग अपनी शर्ट भी उतार देता है और उसकी जो बाइसेप्स थे जो वो सब दिखने लगते हैं। नीमिंगजू भी अपनी शर्ट उतार देता है और दोनों लड़ने लगते हैं। विंग नीमिंगजू के फेस पर पंच मारने लगता है और उसे जोर से मुक्का मारता है। उसका जो अल्फा था वो अपने सुप्रीम अल्फा का इंट्रोडक्शन दे रहा था और अब वो जो जितना भी कंट्रोल था वो अपने हाथ में ले लेता है। विंग का जो अल्फा था वो नीमिंगजू को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। आखिर नीमिंगजू जमीन पर गिर पड़ता है और खड़े होने और चलने की भी ताकत उसमें अब नहीं बची थी। अगली बार अगर मैं तुम्हें अपने ओमेगा के पास भी देखूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लंजा मेरा जुनून है, वह मेरा है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ और मैं किसी को मार भी सकता हूँ, विंग चिल्लाते हुए बोलता है। विंग अपने कोट को वापस पहनता है और वांगजी को गोद में उठाकर कार में बैठाता है और अपनी विमेंशन की तरफ निकल जाता है। विमेंशन में विंग वांगजी को घर लेकर आता है और उसे सिक्योरली बिस्तर पर लेटा देता है और उसके पास लेट जाता है। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। विंग ने अपना सिर वांगजी की छाती पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। लंजा, मैंने सही कहा था, वो अच्छा नहीं था, उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। कल मैं उससे बात करता हूँ, विंग बुदबुदाते हुए बोल रहा था। विंग वांगजी की चेस्ट पर किस करता है और उसे गले लगाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांगजी की आंखें खुलती है तो उसे समझ नहीं आता कि वो घर कैसे आया। वो तो पार्टी में था ना। उसी समय वीरजैन भी जाग जाता है। विंग, कल रात क्या हुआ था, वांगजी ने पूछा। विंग लेन वांगजी को सब कुछ बताता है और उसे बताता है कि कैसे नीमिंगजू ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। लेन वांगजी विंग पर भरोसा करता है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है, उसने नीमिंगजू पर बड़े भाई जैसा विश्वास किया था। यह शायद गलतफहमी है, वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वह मेरे बड़े भाई जैसा है, इसलिए तो मैं उन्हें गागा बुलाता हूँ, वांगजी धीरे से बोलता है। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर कभी कभी तुम्हें इस पर विश्वास करने की ज़रूरत पड़े तो अगर तुम इस पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। वांगजी का दिमाग एक झटके से जैसे खाली हो गया था। उसका बड़ा भाई उससे रोमांटिकली लाइक करता है, वो ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। वांगजी अपना सिर हिलाता है और सारे बुरे ख्यालों को दूर करने की कोशिश करता है। विंग नहाकर अपना बाथरूम में कमरे में आता है। वह वांगजी के पास बैठता है और उसका हाथ पकड़ लेता है।
रंजा चिंता मत करो, अगर उसने फिर से बुरा बिहेवियर करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, विंग ने कहा। वांग जी के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें नम हो गई थी। वूशियान वांग जी के आंसू को पहुंचता है और उसका चेहरा अपनी हथेली में रख लेता है। लंजा, डोंट बी अफ्रेड, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और उन लोगों से लड़ूंगा जो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेंगे, वूशियान ने कहा। वांग जी अपना सिर हिलाता है, वह अपना सिर विंग के कंधे पर रख लेता है और कुछ देर तक उसके साथ रहता है। विंग अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। विंग की कार अपने ऑफिस जा रही थी। ड्राइवर कार चला रहा था और विंग अपने लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था। ड्राइवर रेड सिग्नल पर गाड़ी रोक देता है। कुछ देर बाद सिग्नल ग्रीन हो जाता है, गाड़ी आगे बढ़ती है। अचानक एक जो ट्रक था वो तेज स्पीड से राइट साइड आता है और वो गाड़ी को टक्कर मार देता है। विंग की गाड़ी सड़क पर पलट जाती है। ये एक्सीडेंट अचानक हुआ था। जब ट्रक गाड़ी की ओर आ रहा था तब ड्राइवर को गाड़ी की जो स्पीड थी उसको संभालने का मौका ही नहीं मिला। कार सड़क पर उल्टी गिर जाती है, उसके पुर्जे सड़क पर बिखर जाते हैं। देखते ही देखते लोग वहां जमा हो जाते हैं। उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया। हादसा बहुत भयानक था। ट्रक ड्राइवर तुरंत वहां से चला जाता है, वह पीछे मुड़कर तक नहीं देखता। एम्बुलेंस और पुलिस वहां पर आती है। जितने भी वर्कर्स थे उसने विंग को एम्बुलेंस में बिठाया और अस्पताल की ओर ले गए। पुलिस ने भी अपनी जो जांच पड़ताल थी वो शुरू कर दिया था। एक पुलिस ऑफिसर ने पूछा, ये एक्सीडेंट किसके साथ हुआ है? एक ट्रक ड्राइवर ने कार को टक्कर मार दी। वह तेज गति से गाड़ी चला रहा था। दुर्घटना करने के बाद वो यहाँ पर रुका ही नहीं, एक आदमी ने कहा जिसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। हॉस्पिटल में जितने भी नर्स थे उन्होंने विंग और ड्राइवर को स्ट्रेचर पर लेटा दिया। उसका बहुत खून बह चुका था, उसके सिर पर गहरा घाव लगा था। ड्राइवर भी बहुत बुरी तरीके से घायल था, उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। विंग और ड्राइवर को आईसीयू के अंदर ले जाया गया। डॉक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया और एक्सीडेंट की खबर थी वो टीवी पर दिखाई जा रही थी। कपकेक कडल्स बेकरी शॉप में। सर, एक वर्कर ने वांग जी से कहा। वांग जी ने जवाब दिया। न्यूज़ देखिए, उस आदमी ने कहा और वांग जी को लाइव न्यूज़ दिखाया। यह जो पूरी खबर थी वो एक्सीडेंट के बारे में ही थी। न्यूज़ में रिपोर्ट में एक्सीडेंट जहाँ पर हुआ था वो भी दिखाया जा रहा था। विंग, वांग जी सदमे में आकर कहता है। वह अपना संतुलन नहीं बना पा रहा था और वो ज़मीन पर गिर पड़ता है। सभी मजदूर वरीड हो जाते हैं। वांग जी की आंखें सदमे से खुली रह गई थी। जितने भी वर्कर्स थे वो वांग जी को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। सर, अच्छी खबर यह है कि आपके हस्बैंड और ड्राइवर को अस्पताल ले जाया जा चुका है, एक वर्कर ने कहा। वांग जी ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और वो रो रहा था। उसके गालों से आंसू बहने लगे। सभी लोग उसके साथ थे। नहीं, वांग जी बुदबुदा रहा था। वांग जी अस्पताल के लिए निकल पड़ा। उसे बस यही उम्मीद थी कि वूशियान को कुछ बुरा ना लगे। वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वह मर जाएगा। हॉस्पिटल में वांग जी जल्दी से अस्पताल पहुंचा। उसी समय वी चांग से भी वहां पहुंच गए थे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अपने फादर इन लॉ को देखकर वांग जी इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। वी चांग से खिड़की के दरवाजे से आईसीयू के अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर विंग का ऑपरेशन कर रहे थे। विंग को गंभीर चोटें आई थी। फादर, क्या वो ठीक हो जाएगा? वांग जी ने पूछा। वी चांग से रेन वांग जी के बगल वाली बेंच पर बैठते हैं। उनका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। विंग उनका इकलौता बेटा है, वे उसे किसी भी कीमत पर नहीं खो सकते। उनके लिए उनका बेटा किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती है। वह ठीक हो जाएगा, वी चांगसे ने कहा। वी चांगसे को एहसास होता है कि उसने विंग के एक्सीडेंट के बारे में चांगसे सर उनको कोई बताया नहीं। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला, उसके हाथ काँप रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया। वी चांगसे कांगसी सेन को की एक्सीडेंट के बारे में बताती है। तभी उसकी पत्नी की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थी। उनका दिल धड़क रहा था लेकिन उनका पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। 15 मिनट बाद कांसी सेन भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। वह अपने पति को गले लगाती और उनकी बाहों में उन्हें हक कर वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगती। वो चीख रही थी और विचांसे की छाती पर मार रही थी। ये कैसे हुआ, कैसे? कांसीन चिल्ला रही थी। एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, विचांगसे ने जवाब दिया। कांसीन बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। एक नर्स तुरंत उनके पास आती है और उन्हें पेशेंट्स रूम में ले जाती है। 2 घंटे की हार्ड सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आ गया। उनके चेहरे पर
सेटिस्फेक्शन भरी मुस्कान थी। विंग को सामान्य वार्ड नॉर्मल जो वार्ड था उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मेरा बेटा कैसा है? वी चांगजी ने पूछा। वह खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें लंबे आराम की ज़रूरत है, एक डॉक्टर ने कहा। उसे कब होश आएगा? वांग जी ने पूछा। शायद 2 या 3 दिन बाद, दूसरे डॉक्टर ने जवाब दिया। क्या मैं विंग से मिल सकता हूँ प्लीज़ डॉक्टर? कांग्सी सरन ने पूछा। हाँ, लेकिन आप उससे दूर से ही देख सकते हैं। इस बार किसी को भी उनके पास जाने की इजाज़त नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दिया। कांग्सी सरन चिल्लाती है। पहले वो नॉर्मल वार्ड में जाती है और अपने बेटे को देखती है। वो इमोशनल हो चुकी थी, उनका बेटा जिंदा है। इसके बाद वी चांग से अपने बेटे को देखने वार्ड में आता है। वी चांग से के बाहर आते ही वांग जी तेजी से कमरे के अंदर आता है और वूशान को देखता है। विंग के सिर पर एक बड़ी पट्टी बंधी हुई थी। उसका चेहरा पेल पड़ा हुआ था और होठ सूखे हुए थे। उनसे बहुत खून बहा होगा। विंग, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जल्दी ठीक हो जाओ, अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, वांग जी ने कहा। वांग जी कुछ देर कमरे में रुकता है और विंग को इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहता था। वो खुद को दिलासा देता है कि वो देता है और कमरे से बाहर आ जाता है। फिर नर्स हर बार विंग की जांच करती है। वांग जी, कांसी, तुम घर जाओ, मैं रात को यहीं रुकूंगा, वी चांगसे ने कहा। हस्बैंड, मैं यहीं रहूंगी। मत भूलिए कि कंपनी को आपकी ज़रूरत है। आपको काम पर जाना चाहिए, प्लीज़ हस्बैंड, कांसी सरन ने कहा। हाँ फादर, कंपनी को आपकी ज़रूरत है, मैं माँ के साथ यहीं रहूँगा, वांग जी ने कहा। वी चांग से सहमत हो जाते हैं और फिर वो दफ्तर के लिए निकल जाते हैं। पुलिस ट्रक ड्राइवर के बारे में जांच कर रही थी। उन्हें ट्रक तो मिल गया था, लेकिन ड्राइवर अभी भी गायब था। 2 दिन तक फैमिली के सभी सदस्य विंग से मिलते रहे। विंग को अभी भी होश नहीं आया था, वो अपनी उंगलियां भी नहीं हिला रहा था। निमिंगजू ने लेनवांग से मिलने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन उसने उसे फ़ोन करने की कोशिश की। विंग ने वांग जी के फ़ोन पर निमिंगजू का नंबर पहले ही ब्लॉक कर दिया था, इसलिए वांग जी को निमिंगजू का कोई फ़ोन कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। आज वी चांगसे और लेनवांग जी विंग के साथ हॉस्पिटल में ही थे। वांग जी एक अखबार पढ़ रहा था और विंग के ही कमरे में बैठा हुआ था। वी चांग से 2 कप कॉफ़ी लेकर अंदर आते हैं। वो 1 कप वांग जी को देता है। थैंक्स फादर, वांग जी ने कहा। वी चांगसी ने सिर हिलाया। अचानक उसका फ़ोन बजता है और वो कमरे से बाहर चला जाता है। वांग जी अपने पेपर की तरफ देखता है और वो वॉशरूम के लिए चला जाता है। अचानक दरवाज़ा खुला और एक नकाबपोश अल्फ़ा अंदर आता है। वह विंग के स्ट्रेचर के पास जाता है। विंग के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। वो अल्फ़ा ऑक्सीजन मास्क को हटा देता है, जिससे विंग को घुटन होने लगती है। वह अल्फ़ा अपनी जेब से चाकू निकालता है और विंग के कलाई पर रख देता है। तुम कौन हो? वांग जी चिल्लाते हुए गुस्से में अंदर आता है। वो अल्फ़ा वांग जी के हाथ को पकड़ता है और उसके मुंह को अपने हाथ से ढक देता है। विंग को घुटन महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसे अपने सामने का सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। वांग जी उस अनजाने आदमी को गुस्सा मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो अल्फ़ा को उस दीवार पर पटक देता है और चीखने चिल्लाने करने लगता है और वो विंग पर उस अल्फ़ा को हमला नहीं करने देता। विंग की नज़र किसी तरह वांग जी पर गई। उसकी आंखें नम हो गई। वह देख सकता था कि कैसे एक अजनबी इंसान उसके सामने उसकी ओमेगा का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लंजा, लंजा, विंग कहता है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि कोई नहीं सुन पा रहा था। लंजा, विंग ने फिर से कहा। उसकी आवाज़ में जैसे कोई इफेक्ट ही नहीं था। वांग जी किसी भी तरह उस अल्फ़ा के चेहरे से नकाब हटाता है। चेहरा देखकर वांग जी अपनी जगह पर स्टंट रह जाता है। गा, वांग जी लगभग डिसबिलीफ में बोलता है। हाँ, नीमिंगजू वहाँ था। वांग जी उसकी फेरामोन्स नहीं पहचान पाया, क्योंकि नीमिंगजू ने अपने फेरामोन्स छिपा रखे थे। तुम विंग को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वो मेरा हस्बैंड है, मेरा अल्फ़ा है, मेरा पार्टनर है, वांग जी ने कहा। नीमिंगजू ने लेनवांग जी को थप्पड़ मारा। लेनवांग जी की आंखों से आंसू बह निकले। नीमिंगजू ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे दीवार पर धकेल दिया और उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करने लगा। प्लीज़ हेल्प, वांग जी जोर जोर से चिल्लाने लगा। छोड़ो अल्फ़ा, लंजा, लंजा को छोड़ो, वूशियान बोल रहा था और उसकी सांसें धीमी हो रही थी। अचानक किसी ने नीमिंगजी की कॉलर को पकड़ लिया और उसे धक्का देकर दूर धकेल दिया। वी चांग से भी वहीं थे। उसने नीमिंगजी के चेहरे पर मुक्का मारा और फिर उसे और ज़्यादा पंच मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन इन लो का फ़ायदा उठाने की? हाँ, विंग ने तुम्हारे बारे में सही कहा था, इसीलिए वो हमेशा वांग जी को तुमसे दूर रखने की कोशिश करता था। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वी चांगचे ने कहा।
जल्द ही जो उनका बॉडीगार्ड से तभी रूम में आ जाते हैं और निमिंगजू को गिरफ्तार कर लेते हैं। डॉक्टर विंग के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। विंग अब आसानी से सांस ले पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से वो गहरी नींद में चला गया। सभी लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। पुलिस ने निमिंगजू को गिरफ्तार करके वो उसे जेल में ले गई। वांगजी अभी भी शौक में था। उसने निमिंगजुगा ने विंग को मारने की कोशिश की और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। विचांगसी ने वांगजी को हक कर लिया और उसका सिर को थपथपाने लगा। विंग हमेशा सही था। वो मुझे उससे दूर रहने की वार्निंग दे रहा था, वांगजी ने कहा और वो इमोशनल हो गया। अब से हमें विंग के बेड पर ज़्यादा सतर्क रहना होगा। मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो खुद को खो देगा, विचांगसे ने कहा। वांगजी ने जवाब दिया। विचांगसे वांगजी को अस्पताल छोड़ गए और उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को वांगजी के साथ रूम के बाहर खड़ा कर दिया। घर पहुंचकर विचांगसे ने अपनी पत्नी को बताया जो कुछ भी हुआ, कैसे निमिंगजू ने अपने विंग को मारने की कोशिश की, कैसे वांगजी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और इससे चांगसेरन और ज़्यादा परेशान हो गई। दूसरी तरफ निमिंगजू ने एक्सेप्ट किया कि उसने ही विंग का एक्सीडेंट करवाया था और उसने ये प्लान बनाया था। उसने ये भी कबूल किया कि वो वांगजी से प्यार करता है और विंग को मारकर अपना रास्ता साफ करना चाहता था। हॉस्पिटल में विंग को होश आ गया था। वो ठीक था, लेकिन उसके शरीर में अभी भी बहुत सारे जख्म थे। अगर ड्राइवर खतरे में है तो ड्राइवर भी खतरे से बाहर था। विचांगसे ने इसके सारे अस्पताल के जितने भी बिल थे वो चुकाए थे, यहाँ तक कि उसने उसे दवा खरीदने के लिए भी पैसे दिए थे। ड्राइवर विचांगसे का आभारी था। वांगजी, विचांगसे और कांगसेरन विंग से मिलते हैं। विंग स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। अपने परिवार वालों को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तुम्हें कैसा लग रहा है, विचांगसे ने पूछा। मेरे बॉडी में हल्का सा पेन है, विंग ने कहा। वांग ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने हस्बैंड को दर्द में देखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो चुप था। विंग, आज तुम्हें अस्पताल से लीव हो जाएगी। तुम्हें आज छुट्टी मिल जाएगी। नर्स और डॉक्टर घर पर तुम्हारी देखभाल करेंगे, कांगसेरन ने कहा। विंग ने अपना सिर हिलाया। कल निमिंगजू यहाँ आया था, विंग ने कहा। मैंने उसे जेल भेज दिया है। वो फिर कभी वांगजी और तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कल मैं उस समय कमरे में अंदर पहुंचा जब मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया था क्योंकि मुझे शक था कि कोई कमरे के अंदर कोई है, विचांगसे ने कहा। उसने अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया था और तुम्हारी जो रिस्ट थी उसको काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे देख लिया, वांगजी ने कहा। एक नर्स वहां आई और विंग की जांच करने लगी। जांच करने के बाद वो कमरे से बाहर चली गई। विचांगसे विंग को व्हील चेयर पर कार तक लेकर आया। उसके साथ ही एक नर्स भी थी। विंग हर समय वांगजी के साथ साथ था। वी परिवार घर पहुंचता है। विंग को सिक्योरली उसके कमरे में ले जाया जाता है। उसी समय लेनचेरन और लेनस्टेन भी मेंशन पर आ जाते हैं क्योंकि लेन वांगजी ने विंग के अस्पताल से लीव मिलने की खबर उन लोगों को दे दी थी। विंग, तुम कैसे हो, लेनस्टेन ने पूछा। मैं ठीक हूँ और जिंदा हूँ, विंग ने कहा और वो हंस दिया। गगा मिंगजुगा ने वो एक्सीडेंट करवाया था, वांगजी ने कहा। लेनस्टेन और लेनचेरन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो निमिंगजू को परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि निमिंगजू बहुत अच्छा इंसान है। वांगजी ने सब कुछ बता दिया। लेनशिचेन ने कहा, आज की दुनिया में किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। वांगजी ने जवाब दिया। उसने कई झूठ सुने हैं। पहला उसकी इस अनएक्सपेक्टेड मैरिज का, दूसरा विंग के मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, और तीसरा निमिंगजू के इस साइकोपन का, इस पैशन का, इस जुनून का। कुछ देर बाद सब लोग कमरे से बाहर निकल आते हैं। विचांगसे को अपने ऑफिस में जाना था क्योंकि इन दिनों सारा बोझ उनके ही सर पर था। वांगजी विंग के साथ रहता है और उसके हाथ पकड़कर उसके पास बैठ जाता है और उसे दिलासा देता है और उसे न्यूज़ सुना रहा था जितने भी अभी नई नई चल रही थी। 3 महीने बीत चुके थे। विंग अब ठीक हो गया था। उसके शरीर पर अब कुछ ही जख्मों के निशान बचे थे। इन 2 महीने में उसका बचपना बिल्कुल भी नहीं आया था। उसका जो चाइल्डिश नेचर कभी कभी सामने जाता है, ये बिल्कुल नहीं आया था। इन महीनों में विंग और वांगजी के बीच में कोई भी फिजिकल जो रिश्ता था वो नहीं था। वांगजी 2 बार हीट में आया था, लेकिन उसने अपनी हीट को रोकने के लिए सप्रेसेंट ले लिए थे। जब विंग को भी अपनी रट हुई तो उसने भी अपनी सप्रेसेंट ही ली थी। 3 महीने में वांगजी और विंग ने अपनी फीलिंग्स पर काबू रखा। दोनों एक दूसरे के लिए तरसते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना कर रखी थी। वांगजी लगातार अपनी बेकरी पर जाता था। उसकी बेकरी आजकल और भी मशहूर हो चुकी थी और उसके जो कस्टमर्स थे वो भी बढ़ गए थे। विंग
हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने उसे रेगुलर चेकअप के लिए और दवा देने के लिए बुलाया था। उसने अभी विंग के शरीर में कोई भी गंभीर समस्या नहीं थी, वो ठीक था और अभी उसे बस ठीक ठाक दवाई लेनी थी। अगले दिन विंग ने कंपनी जाना शुरू कर दिया था। जितने भी वर्कर्स थे वो भी हैप्पीली विंग का स्वागत करते हैं। वी चांग से भी अपने बेटे को वापस देखकर खुश थे। विंग सबके साथ नॉर्मली बिहेव करता है। अब वो जैसा पोकर फेस हमेशा बनाकर रखता है वो वैसा नहीं बनाया रहा था उसने, और ये देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि विंग हमेशा बस कोल्ड फेस बनाकर रखता था, लेकिन आज विंग मुस्कुरा रहा था। तो ये उन लोगों के लिए थोड़ा अजीब था। वी मेंशन में सुबह का टाइम था। वांग जी और विंग के कपड़े एक बैग में पैक वांग जी जो विंग के कपड़े एक बैग में पैक कर रहा था, फिर अपने अल्फा के पास आता है और उसकी नेक में अपनी बाहों को डाल लेता है। विंग ने उसकी कमर पकड़ ली। अल्फा, क्या उस मीटिंग में जाना ज़रूरी है? वांग जी ने पूछा। लंजा, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो पैसे कैसे कमाऊँगा? विंग ने पूछा। लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी याद आएगी, मुझे तुम्हें 24 घंटे देखना चाहता हूँ, वांग जी ने कहा। विंग ने वांग जी के होठों पर किस किया और उसकी नाक पर भी किस किया। मैं कल शाम को वापस आ जाऊँगा। तो और तुम भी मेरे साथ आ सकते हो, विंग ने कहा। ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखना, मैं नहीं आना चाहता। वांग जी ने मुंह बनाते हुए कहा। विंग ने अपने हस्बैंड को प्यार से चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं जल्दी वापस आऊँगा, विंग ने वांग जी की आंखों में हताशा देखते हुए कहा। वांग जी ने विंग को बस गले लगा लिया। रात हो चुकी थी। वांग जी अपने कमरे में था और अपने अल्फा के टच के लिए वो सच में बहुत ज़्यादा तरस रहा था। वो अर्न कर रहा था। 3 महीने हो गए थे लेकिन उनके बीच में कोई भी फिजिकल जो कॉन्टेक्ट था वो नहीं था। वांग जी किचन में आता है। वांग जी ने फ्रिज खोला और उसने एक कुछ बर्फ़ जो टुकड़े थे उनको निकाले एंड वो उनको अपने कपड़ों में छुपा कर वहाँ से ले गया। वांग जी जब रूम में पहुंचा तो उसने विंग को कॉल किया और उसे मैसेज किया। विंग, क्या तुम फ्री हो? वांग जी ने विंग को मैसेज भेजा। मैं अभी अभी अपार्टमेंट पहुंचा हूँ, विंग ने टेक्स्ट का तुरंत जवाब दिया। मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, वांग ने संदेश भेजा। ज़रूर, विंग ने जवाब दिया। गाइस, तो इसके बाद क्या होगा वो आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि विंग को अपने अल्फा को थोड़ा सा परेशान करना है और वो कैसे परेशान करेगा ये आप लोग समझ ही गए होंगे। तो प्लीज़ यू कैन इमेजिन, बिकॉज आई कांट एक्सप्लेन दिस इन वर्ड्स। प्लीज़ इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, ओके। उस रात के बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग घर पहुंचा था, शाम तक जब घर पहुंचा था, तो वांग जी विंग से आंखें मिलाने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे उसमें शायद फील हो रहा था। उसे तो खुद नहीं पता कि उसे उस रात इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि उसने अपने अल्फा को रिझाने के लिए ये सब किया था। और जब विंग वापस आया था तो सच में बहुत ज़्यादा नीडी था। उसका अल्फा भी अपने ओमेगा के लिए क्रेव कर रहा था। इसीलिए जब विंग वापस आया था तो उसने अपने हस्बैंड के साथ वही रोमांटिक नाइट स्पेंड की थी और वो रोमांटिक नाइट बहुत ज़्यादा रोमांटिक थी। तो वांग जी को सुबह तक तो वांग जी चल भी नहीं पा रहा था। 1 हफ्ते बाद वांग जी को लग रहा था कि उसकी जो हेल्थ है उसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे अजीब सा फील हो रहा था। इसलिए वो चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल गया। शाम को वांग जी को रिपोर्ट घर पर मिलती है। वो हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था और उसे पढ़ रहा था। प्रेग्नेंट? ट्विंस? वांग जी बड़बड़ाया। वांग जी की धड़कनें रुक जाती है। उसका दिल में जैसे एक वो ममता भरी जो फीलिंग्स होती है वो उमड़ रही थी। वह उस पीस ऑफ पेपर पर किस करता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी खुशी देखकर कांगसेरन वांग जी के पास आती है। वांग जी, क्या हुआ? कांगसेरन ने पूछा। वांग जी ने कांगसेरन को रिपोर्ट दिखाई। कांगसेरन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वांग जी, थैंक यू, कांगसेरन ने कहा और वो इमोशनल हो गई। कांगसेरन ने तुरंत वीचांग से कोई खुशखबरी सुनाई और दोनों ने वांग जी को बधाई दी। वांग जी लाइब्रेरी में आया। विंग अपना ऑफिस का काम निपटा रहा था। वांग जी ने रिपोर्ट को विंग के सामने रखा। विंग ने उसे खोलकर पढ़ा। विंग ने जैसे ही ये पढ़ा उसकी आंखें चमक गई और उसकी आंखें नम हो गई। लंजा, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, ये सही है ना? विंग ने कहा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ने वांग जी को हक कर लिया। हमारे ट्विंस हैं, विंग ने कहा। वांग ने जवाब दिया। कांगसेरन और वीचांग से भी विंग को उन लोगों ने कांग्रेस विश किया। विंग खुशी खुशी ये खबर सबको बता रहा था कि वो कितना खुश है। वांग ने अपने भाई लेंशियन को भी ये खबर दी और फिर लेंशियन ने लेंजियन को भी ये खुशखबरी दी। रात में वांग जी विंग के बाहों में था। विंग ने उसके सिर पर फोrehead पर किस किया। लंजा, मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ, विंग ने कहा। वांग जी मुस्कुराया, फिर उसकी मुस्कान किसी तरह गायब हो गई। उसने विंग के मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की याद आई। क्या हुआ? नहीं, मैं तुम्हारे उस
मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में सोच रहा था। वांग जी ने कहा, मैंने एक फेमस साइकोलॉजिस्ट से बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर और कोई अब पर्सनैलिटी नहीं है। हो सकता है कि उस एक्सीडेंट में मेरे जो भी प्रॉब्लम थी शायद उसने ठीक कर दिया हो, और मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन सरप्राइज़ देने से पहले तुमने मुझे पूछ लिया, विंग ने कहा। वांग जी अपने दांत दिखाकर मुस्कुराने लगता है। विंग उसके पास आता है। वांग जी अपने सिर को विंग के चेस्ट पर रख लेता है। तो हे एवरीवन, ये स्टोरी यहीं पर ही एंड होती है। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। आई नो इसका जो पहले का पार्ट था वो मैंने बहुत ही टाइम पहले शेयर किया था, और इसको मैं बहुत लंबी टाइम बाद शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी पुरानी स्टोरीज को कंप्लीट करूँ, साथ ही कोई नई स्टोरी भी लेकर चलूँ। तो वो स्टोरी जो मैंने जानवर्स फीस्ट के लिए लेकर आई थी उसको मैंने अपलोड किया है, एंड इसको आज मैं अपलोड कर रही हूँ। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। कमेंट में मुझे बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और जिसको भी वो सीन्स पढ़ने हैं जिनको मैंने स्किप किया है, तो मैं इस स्टोरी का लिंक अपने कमेंट सेक्शन में इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप रीड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।